चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे नेता की देन है कि मैं हर जगह मान सम्मान स्वाभिमान से चलता हूं। ये सब मेरे नेता की देन है। तो सम्मानित साथियों, मैं तो आप सभी से ये कहूंगा कि मेरे उधर आदर्श नेता के बातों को, दर्दों को समझो और उनसे जुड़ करके इस बार नगीना लोकसभा से इनको जिता करके पार्लियामेंट में भेजने का काम करो। ये हमारा एक बहुत बड़ा काम होगा, जिससे ऐतिहासिक एक जीत दर्ज होगी। और जिस दिन भाई संसद में पहुंचेंगे उस दिन आप लोगों को भी स्वाभिमान से जीने का काम मिलेगा। मैं एक पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। और ये शब्द मेरे भाई, मेरे आदर्श नेता के लिए है कि कौन अंदाजा मेरे गम का लगा सकता है। जुल्म सही ना आप लोगों ने, कि कौन अंदाजा मेरे गम का लगा सकता है, कौन मुझे सही राह दिखा सकता है। मेरे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, आप एक मसीहा की तरह, जैसे साहब काशीराम जी आए, बाबा साहब अम्बेडकर जी आए, मसीहा तो थे, आप एक मसीहा की तरह हमारे जीवन में आए हो। आप हमारे दर्द को नहीं समझोगे तो कौन समझेगा, क्योंकि एक जख्म खाया व्यक्ति दूसरों के जख्मों पर मरहम लगा सकता है। धन्यवाद। मैं बाकी से अपना सारा समय अपने नेता को देता हूँ। जय भीम, जय। समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता। इसमें जहां वो मशीन रखी जाएगी उसका किला बना दूंगा मैं, किला। ठीक है, आप चिंता मत करो। ऐसी फौज है मेरे पास, ऐसी फौज है, एक आदेश पे बस एक कहने के लिए एक लाइव करूंगा सिर्फ फेसबुक पे कि भाई 500 लोग रोज वहां चाह तो 5000 मिलेंगे 500 की जगह। ठीक है, इनके मन में ज्यादा पीड़ा है, इनको लग रहा है कि ताकत नहीं बनी तो हम इस देश में कुचले जाएंगे। तो उनको बहुत चिंता, आप चिंता मत करो भाई। वोट की ताकत तो आप ही दे सकते हो, लेकिन हर तरह की ताकत पूरे देश में है। बताओ कोई स्टेट ऐसा है कि मैं ऐलान कर दूं वहां 5-4 हजार लोग ना जाए? है कोई स्टेट ऐसा? तो आप देखना ऐसे ऐसे मुस्टंडे खड़े करूंगा जिनमें को हवा भी पास नहीं होने की। चिंता मत करो तुम। ठीक है, जय भीम, जय भारत। मैं अभी मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने आपके गांव में बाबा साहब अम्बेडकर की एक बहुत ही भव्य मूर्ति देखी और उनके बराबर में सदगुरु रविदास जी महाराज की भी मूर्ति देखी। मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन जो मेरे साथ हुआ मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। मैं फोन पे बात करते हुए वहां अंदर जा रहा था, मेरा ध्यान कहीं और था, तो वो लोहे का गेट मेरे सर में लगा बहुत तेज से। जब वो सर में लगा तो मुझे पता आया कि मेरा ध्यान यहाँ नहीं था। ऐसे जब मैं आपको अपनी बात समझाऊंगा, अगर आप आपस में बात करेंगे, फोन का वीडियो बनाते रहेंगे तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है भाई, आप अपना फोन उठाओगे मेरी हजारों वीडियो मिल जाएगी उस पर। ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ समझा रहा हूँ और आप मेरी बात को ना सुन के आप उस वीडियो को बनाते रहोगे तो मैं चला जाऊंगा, ना ही आप पे इतना समय कि आप फोन की वीडियो को दोबारा सुनो। तो जब मैं यही 10 मीटर पे, 2 मीटर, 4 मीटर पे खड़ा होकर समझा रहा हूँ तो मेरी बात पे गौर करो। और अगर डाटा ही भरना है मोबाइल का तो वो बहुत काम है, फिर अपना खेत में जाके इनके हरे पत्तों का डाटा भर लो, उसमें क्या है। क्यों भाई, जब मास्टर स्कूल में पढ़ाता है और बच्चे इधर उधर देखते हैं तो पेपर में फिर वो बच्चे क्या करते हैं, सवाल जो आता है उसका जवाब दे नहीं पाते, तो फिर नंबर आते हैं 0। तो फिर कहते हैं मास्टर गलत है। तो मास्टर तो गलत नहीं है, मास्टर तो समझा रहा है कि भाई समझ लो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप जागरूक सजग नहीं रहोगे, वक्त और हालात को नहीं पहचानोगे तो आपका सर भी फूट सकता है। उसी तरह इस देश में आज जो हालात हैं, अगर हम उन हालातों को नहीं पहचानेंगे तो सर फूटना तो एक बात है, इस देश में हम जो स्वाभिमान सम्मान का जीवन जी रहे हैं वो भी चला जाएगा। आप महसूस करो, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का ये चलाया हुआ आंदोलन है। उनसे पहले जो धार्मिक आंदोलन चला उसमें भी वो सदगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, उस समय के हमारे महापुरुषों ने चलाया। और उनके बाद अब ये चला आजाद भारत से पहले, ये अंग्रेजों के शासनकाल में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने चलाया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले आज की जाति के आधार पे
सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा समाज से आने वाले महापुरुष हैं। लेकिन महापुरुष तो वो तो उन्होंने सबके लिए काम किया। लेकिन क्या आपके घरों में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की तस्वीर है? क्या आपने अपने यहाँ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की तस्वीर लगाई? तो इसलिए नहीं लगाई क्योंकि आप जाति के आधार पर महापुरुषों को मानते हैं। चलो, अगर आप जाति के आधार पर मानते हैं बहुत सी बात है, लेकिन महापुरुषों को तो मानते हो, लेकिन महापुरुषों को भी तो मानो। अगर आप महापुरुषों के नहीं मानोगे, उनको पूज के, कसार खिला के, प्रसाद खिला के आप सोचोगे कुछ बदल जाएगा, तो कैसे बदल जाएगा? जब मिट्टी का शेर आदमी को खा नहीं सकता, तो मिट्टी की मूर्ति आदमी की जिंदगी में क्या तब्दीली कर देगी? मूर्तियां प्रतीक होती हैं कि हम उन प्रतीकों को देखें और अपने मन में उनके विचारों की शक्ति से बल पैदा करें। जैसे वहां कोने में 3-4 कुर्सियां खाली है, लेकिन ये नौजवान खड़े होने में भरोसा रखते हैं, क्योंकि हमारा समाज जो दलित पिछड़ा समाज है वो कुर्सियों की हैसियत नहीं समझता कि कुर्सी क्या होती है। इसको आदत है, क्योंकि इनकी जिंदगी में अभी उस तरह का स्वाभिमान सम्मान नहीं पैदा हुआ, तो ये खड़े रहना अच्छा समझते हैं। इन्हें माँ बहनों को अगर मेरा बस चलता तो ये सारी कुर्सियां मैं इनको देता, ये माए बहनें बेचारी बैठे। मैं इनको मजबूरी में बेबस लाचार नहीं देखना चाहता, लेकिन मैं देखता हूँ हमारा पढ़ा लिखा नौजवान भी, देखो कितने सारे इधर खड़े हैं लाइन लगा के, लेकिन इनमें से किसी को ये नहीं दिखा कि कुर्सी खाली पड़ी है तो हम कुर्सी पे जाके बैठ जाएं। तो हमें खड़े रहने में, यानी कि हमें मेहनत मजदूरी करने में काफी मजा आता है। लेकिन अगर हम कुछ दिन संघर्ष करके, राजकाज प्राप्त करके और सुख शांति का जीवन जिए, तो शायद हम उसको ना जी पाए। देखो, हम इस देश में 8-10 घंटे मेहनत मजदूरी करते हैं और 300-400 रुपए कमा के अपने घर को चलाते हैं। अगर हम अपने महापुरुषों की बात मान लें, जैसे बाबा साहब ने कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी समस्या को हल कर देंगी। तो आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो पॉलिटिकल पावर यानी कि राजनीतिक सत्ता लेके आप हल कर दो। लेकिन राजनीतिक सत्ता को लेने के बारे में हमारे लोग सोचते नहीं। जब जब हमने सोचा या सत्ता प्राप्त करी, तभी तभी परिवर्तन हुए। और देखिए, समाज हमेशा से ऐसा ही था, समाज के बीच में से ही कोई ना कोई निकलता है और समाज को समझाता है। जब समाज की बात समझ में आती है तब परिवर्तन होते हैं। जब हम एक विचार से जुड़ जाते हैं, उस विचार के साथ चलते हैं। मैं इसका उदाहरण दूंगा आपके क्षेत्र में। अगर यहाँ एक अभी कुछ दिन पहले, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, एक महान शक्ति सतगुरु समनदास जी महाराज थे, शुक्रताल वाले, हैं? जानते हैं आप लोग उनको? उन्होंने विचार की शक्ति से लाखों घरों से बुराइयां निकाली। बताओ, निकाली नहीं निकाली? तो वो कुछ देते थोड़े थे, किसी को समझाते थे, डांटते थे, कभी कभी तो बहुत गुस्से में बहुत कटु शब्द भी कह देते थे। लेकिन वो समाज का बुरा थोड़ा चाहते थे, वो समाज को अंधविश्वास, पाखंडवाद से, गुलामी से निकालना चाहते थे। इसलिए अपने लोगों को समझाना पड़ता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर आप सच में बाबा साहब की मूर्ति यहां लगाए हुए हो, तो आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि अगर कोई बाबा साहब का अपमान करेगा तो वो आपका अपना होगा, आपका दुश्मन होगा? बताओ, दुश्मन होगा। क्या होगा? दुश्मन। मानते हो नहीं मानते हो? तो दुश्मन आपका कभी भला चाहेगा क्या? तो आपको यह पता है, जानकारी है कि बाबा साहब के जिंदा रहते बाबा साहब की शव यात्रा निकाल के उनको अपमानित करने का काम आरएसएस और जनसंघ के लोगों ने किया, जो आज की भाजपा भारतीय जनता पार्टी है। फिर भी हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले नेताओं को अपना नेता मानते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, आरएसएस के लोगों ने जीते जी बाबा साहब को अपमानित किया, उनके सामने कठिनाइयां पैदा की, उनको खून के आंसू रोने के लिए मजबूर किया, उस पार्टियों के पास बैठना या उस पार्टी से आने वाले अपने किसी रिश्तेदार को अपना समझ के समाज की बागडोर के हाथ में देना, ये तो खुद जाके जो है उस पे गरम सलाखों पे जाकर पैर रखना हुआ। भाई, भाजपा अगर आगे बढ़ेगी तो इस देश से संविधान को और आरक्षण और तमाम तरह के हक अधिकार और वोट को खत्म कर देंगे हमारे। और खत्म हो जाएगा तो वो आपका क्या भला हो जाएगा? आप भी तो समाज में ही आते हो, आप समाज से अलग थोड़ा ही हो। इस देश में हजारों साल हमने, इतिहास पढ़ो, ये जो नौजवान लोग हैं इनसे भी कह रहा हूं, इतिहास पढ़ा करो। हजारों साल हम इस देश में जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार के शिकार रहे। हमें पढ़ने की, आगे बढ़ने की, नौकरी करने, रोजगार करने की और सुख सुविधा के जीवन जीने की भी आजादी नहीं थी। और तो और हमें ये भी आजादी नहीं थी कि हम जाके अपने खेतों में, खेत किसके पास थे, जमीनों में काम कर ले, दिन के उजाले में निकल जाएं। एक एक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, पीने के लिए पानी पिलाने के लिए तालाब से, और मंदिर जाने के लिए लड़ाई भी बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी, और स्कूल में भेजने की लड़ाई भी लड़ी। और तो और यही ताकतवर लोगों की सरकारें थी, यही ताकतवर लोग थे जिनके साधन संसाधन में कब्जा था। तो जब बाबा साहब स्कूल में पढ़ने जाते थे, आपने देखा
कि उनको बाहर, स्कूल के बाहर बैठने के लिए लोग मजबूर करते थे। यही लोग थे कि जब एक छोटे से बच्चे के रूप में बाबा साहब थे तो उनको पीने के लिए पानी भी जो है मटकी से नहीं छूने देते थे। आज ये लोग अच्छे हो गए क्या? इनके विचार अच्छे हो गए क्या? मुझे पता लगा, एक आदमी ने मुझसे कहा भाई यहाँ तो कुछ लोग भाजपा से भी प्यार करते हैं। तो मैंने कहा फिर ठीक है, दुश्मन से प्यार कर लो, दुश्मन से प्यार कर लो, फिर कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, दुश्मन अपने आप इलाज कर देगा। पहले हर साल 2, 4, 5 लोगों को नौकरी रोजगार मिल जाता था। अब नौकरी रोजगार तो बहुत दूर की बात है, अब तो मेहनत मजदूरी भी आगे नहीं मिलेगी। आप में से कितने घर ऐसे होंगे, मैं गरीब परिवार में जन्मा हूं, मैं सब समझता हूं, आप में से कितने परिवार ऐसे होंगे जो खेत से घास लेके आते होंगे, पशु पाल रखे होंगे, दूध बेच के अपना घर चलाते होंगे? कितने परिवार होंगे? आप चेक करवा लेना, मुझे पता है। कितने घर ऐसे होंगे जिन पे आज तक प्लास्टर नहीं हुआ होगा? कितने घर होंगे जिनके आप पीने के लिए आरओ का वो नहीं लगा होगा, आरओ नहीं लगा होगा साफ पानी के पीने के लिए? कितने लोग होंगे जिन्होंने कभी एसी की ट्रेन में सफर नहीं किया होगा? कितने लोग होंगे जिन्होंने हवाई जहाज और एरोप्लेन हाथ लगा के, वो हेलीकॉप्टर हाथ लगा के भी देखा होगा? इस देश में गरीब की हैसियत क्या है? क्या हम इस देश में गरीबी में पैदा हो गए, गरीब मरने के लिए पैदा हुए? क्या हम जानवर हैं? हम भी देश में राजकाज प्राप्त करके सुख सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन राजकाज कोई बकरी की सवारी थोड़ा ही है। राजकाज तो शेर की सवारी। अगर आप शेर के ऊपर नहीं बैठोगे तो शेर आपको खा जाएगा। ये वोट है, दो-धारी तलवार है। आप अपने आदमी को दोगे तो आपकी समस्याओं का हल होगा, आपकी समस्याओं का इलाज होगा, और अगर आप दुश्मन को दे दोगे तो आपका इलाज होगा, जैसे आज हो रहा है। अगर इलाज से बचना है, आप बताओ, पुरानी पेंशन में 500 रुपए दिखाते हैं और सबको नहीं देते। 500 रुपए में चल जाता महीने भर घर। जहां अमीरों के 15-15 लाख करोड़ रुपए माफ करते हैं, कह रहे हैं हम तो भाई राशन दे रहे हैं, 400 रुपए का राशन नहीं देते, और 350 का सिलेंडर 1150 रुपए करके 800 रुपए जेब काट लेते हैं हर महीने। 150 रुपए का बिजली का बिल 600-700 रुपए का आता है। 120 रुपए का बिल आता था पहले, 30 का, आप चेक करवा लेना कुछ दिन पहले। 20-30 रुपए की आने वाली दवाई आज 100 रुपए की आती। हर चीज पे कई गुना दाम बढ़ गए, लेकिन मेहनत मजदूरी आमदनी बढ़ी क्या? ये तो भला हो बाबा साहब अम्बेडकर का कि संविधान में आरक्षण की व्यवस्था कर गए कि पाल, प्रजापति, सैनी, कश्यप, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, बिन निसार, राजभर, सैन, विश्वकर्मा, चगार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक का बेटा भी पढ़ लिख के आरक्षण की बदौलत कुर्सी पे बैठ जाता। पहले हर साल कुछ बच्चे मास्टर बनते थे, कुछ डॉक्टर बनते थे, कुछ इंजीनियर बनते थे, कुछ वकील बनते थे, कुछ पुलिस में जाते थे, कोई रेलवे में जाते थे, कोई और टेक्निकल नौकरी में जाता था, कोई ऑपरेटर बनता था, कोई पटवारी सेक्रेटरी बनता था। अब क्या बनता है? अब तो मजदूर के घर मजदूरी पैदा हो रहा है। लेकिन बाबा साहब ने तो हमें वोट का अधिकार और संविधान में मजदूर को भी ताकत दी थी कि वो अपनी वोट से राजा बना दे और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के शिक्षा की बदौलत IAS, IPS, वकील, इंजीनियर बना दे। तो भाई हम आगे थोड़े बढ़ रहे हैं, हम तो पीछे हट रहे हैं। आने वाले कल में जब स्कूल कॉलेज नहीं होंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे तो हम कैसे कुछ बन पाएंगे? फिर हम मजदूरी रह जाएंगे। मजदूरों की क्या हैसियत है इस देश में? मजदूरों तो सुबह जाता है बिकने के लिए, मालिक आग खरीद ले जाता है और 300-400 रुपए देकर उसको वापस भेज देता है। तो बिकने वालों की क्या हैसियत होती? 4 गाली देता है मालिक उसको, 2 मिनट खड़ा हो जाएगा तो कहेगा सस्ताने के नाम के पैसे ले रहा है क्या, काम कर। तो भाई इस देश में किस तरह जीना है ये तो हमारे हाथ में। और यही संविधान है जो महिलाएं गांव में वार्ड की मेंबर से लेके और राष्ट्रपति तक बनी है। अगर आज बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज बनी है तो इस संविधान की देन है। आज अगर हम इस देश में गरीब का बेटा भी MP का चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहा है तो ये संविधान की देन है। तो जब बाबा साहब ने गरीब व्यक्ति को भी चुनाव लड़ने का अधिकार दिया तो आपको भी काम करने वाले व्यक्ति को मौका देना चाहिए। आप में से कितने लोग मुझे जानते हैं? जो ईमानदार से बताओ, जानते हो? किस बात से जानते हो? इसलिए कि मैं किसी धंधा सेठ का बेटा हूं, या इस बात से कि मेरी बुआ या मेरे पिताजी कोई नेता अभिनेता रहे, या इस बात से कि चंद्रशेखर आजाद वो आदमी है जो अपने समाज के स्वाभिमान सम्मान के लिए, जो गरीबों कमजोरों के सम्मान के लिए अगर जिसके जान को भी अपनी बाजी लगानी पड़े तो वो अपनी जान की बाजी लगाने पीछे नहीं हटता। बताओ किस वजह से जानते हो? कहीं किसी पे जुल्म होता है, चंद्रशेखर आजाद जाता नहीं जाता? किसी बहन बेटी का अपमान होता है, किसी गरीब को सताया जाता है तो उसकी आवाज उठाने जाता नहीं जाता? जितनी मेरी उम्र नहीं, इससे ज्यादा मुकदमे झेल रहा हूं मैं। 16 महीने जेल में रहा, लाठियां खाई, मेरे पैरों के नखून तक खींच लिए गए, मेरे दांत तोड़ दिए गए, मेरी रीढ़ की हड्डी में इतना गैप है। इन्होंने तमाम
ताकत लगाई कि इस आदमी को मार दे। फिर इनसे भी नहीं रुका तो फिर 4 गोली चलाई, गोलियों से भी नहीं मरा। तो अब तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं। कल रात हमारी 5-6 गाड़ियों में रात को पत्थर बजा बजा के हमारी गाड़ियां तोड़ दी। ठीक है, जितना जुल्म पर उन पे हो रहा कर रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि वो चाहते हैं चंद्रशेखर गुस्सा कर जाए, मैं गुस्सा करूंगा तो मेरा नुकसान होगा। वो चाहते हैं कि मैं इनसे भिड़ जाऊं। मैं इनकी एक दिन में कल ठिकाने लगा दूंगा, लेकिन मैं इनको भिड़ना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ये चुनाव है, मैं चुनाव को पूरा करना चाह रहा हूं। चुनाव के बाद मैंने बताऊंगा गाड़ी कैसे तोड़ी जाती है। रात के अंधेरे में चोर की तरह आके गाड़ी तोड़ने वालों को मैं इनको चुनाव के बाद बताऊंगा। मैं चुनाव की वजह से चुप हूं, मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं। मैं चाहता, मुझे पता है इनको एक खबर लगी कि ये दलित समाज के लोग तो कसम खा के चंद्रशेखर के साथ हो गए। इन्होंने तय कर लिया कि भाई इस बार हमें अपने गरीब भाई को ताकत देनी है, वही आदमी हमारी जिंदगी बदलेगा। और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं ये भी मन बना रहे हैं दलित समाज को देख के कि भाई यही आदमी हमारी लड़ाई लड़ रहा है। और पिछड़े वर्ग के लोग भी मन बना रहे हैं, किसान भी मन बना रहे हैं, क्योंकि रिजर्व सीट है, सबको शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को वोट देनी है। तो वो कह रहे हैं अगर देनी है तो ऐसे को दे जो जाके हमारी आवाज पार्लियामेंट में उठा सके। मैंने किसानों की लड़ाई लड़ी 13 महीने। यहाँ पहला किसानों की बेटियां जो पहलवान जो गोल्ड मेडलिस्ट थी उनका अपमान हुआ, उनकी लड़ाई लड़ी। एनआरसी में मुस्लिम भाइयों के साथ खड़ा रहा। जहां भी किसी पे 49 शिक्षक भर्ती की लड़ाई लड़ी, पिछड़े वर्ग के बच्चों की, पुलिस की लड़ाई लड़ी, जितनी भी समस्या इसके साथ आई देश भर में मैंने सदन की व्यवस्था करा के दो। उसके साथ साथ देखो मैं बुनियादी बात बताता हूँ, आज तक आपने किसी नेता के मुंह से सुना होगा अपने जो जिसने पार्लियामेंट में जाके कहा हो या असेंबली में कि भाई हमारे यहाँ एक एम्स जैसा हॉस्पिटल बनना चाहिए, क्योंकि हमारे वहां रहने वाले गरीब लोगों को भी अच्छे इलाज की जरूरत है। प्राइवेट अस्पताल में बहुत पैसे लगते हैं और गरीब आदमी इतना पैसा नहीं दे सकता, तो वहां एक अच्छा एम्स जैसा हॉस्पिटल होना चाहिए। किसी नेता सुना आपने आज तक? तो उनको क्या फर्क पड़ता है कि आप अस्पताल के बाहर मरो या अस्पताल के अंदर? किसी ने कहा कितने पढ़े लिखे नौजवान बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, हाई स्कूल, इंटर करके घूम रहे हैं, ग्रेजुएट होके घूम रहे हैं, ना बैकलॉग भरा जा रहा, ना कोई उद्योग लग रहा है जो रोजगार मिल जाए। आप बताओ, यहाँ से आपके पास से हरिद्वार थोड़ी दूर है। हरिद्वार में रोशनाबाद में कई सौ कंपनियां लगी, तो आज वहां हजारों बहन भाई जो हैं, लाखों, हजारों नहीं लाखों युवा बहन भाई और जो पढ़े लिखे बहन भाई हैं वो रोजगार कर रहे हैं, अपनी जेब में पैसे कमाते हैं और अपने घर की समस्याओं को हल करते हैं। तो जब वहां लग सकता है यहाँ नहीं लग सकता। लेकिन लगेगा कैसे? जब आपकी वोट से चुना नेता पार्लियामेंट में जाके इस बात को बोलेगा कि भाई हमारे क्षेत्र में ये साधन होने चाहिए, अच्छी बिजली, कम दाम में बिजली, बढ़िया पानी, पीने के लिए साफ पानी, अच्छी सड़कें, और जो समस्या चाहे खो की हो चाहे बाढ़ की हो, जब तक आपका नेता जिसको आप चुनकर भेजते हो वो नहीं बोलेगा, क्या फर्क पड़ेगा? ये देश अमीरों का देश हो गया है और अमीर चाहते हैं गरीब कीड़े मकोड़े की तरह जिए। और हम लोग ये चाहते हैं अपने महापुरुषों को मानने वाले लोग जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं कि इस देश में गरीब की भी इज्जत हो, क्योंकि जैसा सतगुरु रविदास जी महाराज कह गए कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न और छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। कि भाई राज ऐसा होना चाहिए जहाँ कोई छोटा बड़ा ना हो, जहाँ किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, जहाँ कोई ऊंच नीच ना हो, जहाँ कोई भेदभाव ना हो, हर आदमी के लिए खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े और सर ढकने के लिए छत और पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था हो। किसी को कोई बहुत गरीब ना हो, कोई बहुत अमीर ना हो, सब लोग मिलजुल कर जिए, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी का शोषण ना हो। और उस राज को उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज। बेगम का मतलब होता है बिना गम का राज, कि कोई भी घर ऐसा ना हो जिस घर में कोई गम हो। ऐसा राज लाने वाला विचार जो सतगुरु रविदास जी महाराज ने दिया, उसी विचार को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख दिया। अब वो संविधान के आधार पर राज लाने का काम जो है जनता करती है, जिसको वोट देती है वो उसमें ताकत आती है। आप अगर चंद्रशेखर को ताकत दोगे तो चंद्रशेखर ताकतवर हो जाएगा, चंद्रशेखर ताकतवर हो जाएगा तो अपनी माओ बहनों के आंसू पूछने और अपने भाइयों के हाथ पकड़ के उनको आगे बढ़ाने का काम करेगा, अपने बुजुर्गों का सम्मान करेगा। आप दफ्तरों में जाओगे, अधिकारी सुनेगा नहीं, हर काम के घूस लेगा। लेकिन जिस दिन चंद्रशेखर अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो वो अधिकारी आपके यहाँ आया करेगा पंचायत भवन में, और आपके यहाँ मुनादी करा कहा करेगा भाई चंद्रशेखर जी ने मुझे कहा है कि गांव के लोग नहीं आएंगे, हम आ गए हैं, आप अपनी समस्या में बताओ, हम आपकी समस्या यहीं हल करके जाएंगे। जिसके पास राशन कार्ड नहीं, जिसके पास आधार कार्ड नहीं, जिसकी पेंशन नहीं बनी, जिसकी और कोई समस्या है, हमें बताओ, हम यहीं हल करके जाएंगे। क्योंकि आप आपके टैक्स के पैसे से हमें तनख्वाह मिलती है, हम आपके नौकर हैं, हम आपके लिए काम करेंगे, हम आगे। लेकिन अभी तो वो अपने आप को मालिक समझते हैं, क्योंकि नेता भ्रष्टाचारी है, उनकी हैसियत ही नहीं कुछ कहते उनको। तो इसलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है
मैं इस लड़ाई को लड़ना चाहता हूं, लेकिन आपके बगैर नहीं लड़ सकता हूं। और अगर आप चाहते हो कि चंद्रशेखर इस लड़ाई को लड़े और ये गरीबी बेबसी खत्म हो, और मुझसे एफिडेविट लिखवा लो 10 साल का, एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन अगले 10 साल में आप ही की नहीं, इस देश में रहने वाला है गरीब की जिंदगी बदलने का काम, और उसका पूरा रोड मैप है मेरे पास कि किस तरह इस देश में जाति के आधार पर जो शोषण हो रहा है दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ, और धर्म के आधार पर सिखों के, जैन के, बौद्धिस्टों के, मुसलमानों के साथ, और अन्य जो गरीब और महिलाएं, उनकी सबकी रक्षा, सुरक्षा और उनको अच्छा जीवन जीने की गारंटी हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, अब ये बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ जो लोग मदद करेंगे, हाथ नीचे करो। अब लोकतंत्र में मदद करने का एक ही तरीका होता है, आप मुझे 500 किलो माला पहना दो, इससे मदद नहीं होगी। आप इससे बढ़िया टेंट लगा दो, मैं टेंट लगाने वाले को धन्यवाद करता हूं, लेकिन इससे मदद नहीं होगी। मदद होती है लोकतंत्र में वोट से। जब आप चंद्रशेखर आजाद को वोट दोगे तो चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होगा। चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होगा, उसकी कलम में ताकत आएगी, और जब उसकी कलम में ताकत आएगी फिर वो कुछ करके दिखाएगा। तो मुझे बताओ, वोट देने के लिए हमारा निशान पता आप लोग क्या है? जोर से बताओ क्या है? आप चुप हो जाओ सब लोग, ये पीछे वाली बहनें बताएंगी, माए क्या है हमारा चुनाव निशान? जोर से बताओ भाई, इतने तुम तो रोजे भी नहीं और तुम बर्द भी नहीं। क्या है हमारा चुनाव निशान? आप बताओ, आगे वाली माए सारी इकट्ठी होकर बताओ। तो केतली को वोट कौन देगा? हाथ उठाओ जो केतली को वोट देगा ईमानदारी से। और जो किसी पैसे वाले के चक्कर में आके केतली के खिलाफ वोट देगा, उसका क्या करना चाहिए? हाथ नीचे करो। एक डर आपको ये होगा कि वोट तो देंगे चंद्रशेखर आजाद को और चली जाएगी मोदी जी के पास है मशीन से। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बात। हाँ, मुझे सारे आपके दिल की सारी बात पता है, आपको भी मेरे दिल की बात पता होनी चाहिए कि गरीबों की लड़ाई कोई गरीब ही लड़ सकता है, कोई अमीर नहीं लड़ सकता। जिसने जो कुछ जुल्म सहा हो वही समझता है कि किस तरह लड़ाई लड़ी जाती है। अमीरों ने थोड़ा देखा, जो सोने की चम्मच लेके पैदा, उसे क्या पता गरीबों की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। देखो, यहाँ अलग अलग पार्टियों के चरित्र है। एक और नेता आएंगे आपके बीच में, उनके आसपास बहुत धार्मिक लोग भी हो सकते हैं, वो कहेंगे अरे हमें भाजपा को रोकना है, संविधान बचाना है, तो हमें वोट दे दो। अगर ये नहीं बताएंगे कि पिछली बार जब हमारे लोगों ने उनको वोट दी तो पार्लियामेंट में जाके उनके द्वारा आपकी वोट से चुने व्यक्ति ने लोकसभा में प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल फाड़ दिया। तो जो लाखों अधिकारी कर्मचारी आगे बढ़ते थे वो पीछे हट गए और उनको अपमान का जीवन सहना पड़ा। जिस दफ्तर में वो SHO थे, उस दफ्तर में वो सिपाही बन गए, हेड कांस्टेबल बन गए। जब कल तक जो उनको सलूट मारते थे, आज उनको सलूट मारनी पड़ी। कुछ लोगों ने सुसाइड किया। ये नहीं बताएंगे, वो कहेंगे इनको हमें दे दो। और जब पूछो क्या क्या है समाज के लिए, तो कहें करेंगे। वे तुम कुर्सी पे बैठ के नहीं कर पाए, आज कर लोगे, तुम्हारी हैसियत है। मोदी के, योगी के सामने क्या कोई पैसे वाला व्यक्ति चुनाव कुछ कर सकता है? CBI का छापा पड़ेगा, ED का छापा पड़ेगा, अगले दिन भाजपा ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, यहाँ तो वही लड़ सकता है जिसमें खोने को कुछ ना हो। यहाँ तो प्राइमरी स्कूल के मास्टर के बेटे हैं और गरीब जरूर हैं, लेकिन लड़ना जानते हैं। ठीक है, तो बताओ, केतली को जो वोट करेगा वो दोनों हाथ खड़े कर लो जल्दी से, फटाफट। जिसका हाथ ऊंचा होगा उसी की वोट मानी जाएगी। अब नीचे करो। ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात सुनो। हाथ ऊपर करने वाले तो वो लोग हैं जो वोट देंगे और जो सच में अपने भाई से प्यार करते हैं, जो चाहते हैं कि उनके बेटे के हाथ में ताकत आए। देखो, अभी चंद्रशेखर आजाद छोटा सा है राजनीतिक रूप से, कद में नहीं छोटा है, शरीर में भी छोटा नहीं है और जबान से भी छोटा नहीं है और काम में भी छोटा नहीं है। मुकाबला कर लो तराजू रख के। यहाँ के 1000 नेता बुला लो, अगर मेरे बराबर काम कर लिया अब तक सब लोगों ने 15 साल में, लेकिन वो राजनीतिक ताकत में छोटा है, उसके पास कलम की ताकत नहीं है। मुझसे बड़ा तो गांव का प्रधान है, उसमें भी बेचारे पे ताकत है कलम की, वो भी सड़क वड़क बनवा सकता, मैं भी वो भी नहीं बनवा सकता। लेकिन जैसे गांव में आपने कभी छोटा पेड़ लगाया होगा आम का या किसी भी चीज का, तो जब वो छोटा होता है तो उसकी रक्षा उसके मालिक करते हैं, खाद भी डालते हैं, पानी भी देते हैं, और भाई कोई पशु ना तोड़ दे, हवा से ना टूट जाए, आंधी तूफान में टूट जाए तो उसको संभालते हैं। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर वो क्या करता है, फिर वो अपने मालिक को छांव भी देता है, फिर वो फल भी देता है, लकड़ी भी देता है, सुरक्षा भी करता है,
ठीक है। तो अभी चंद्रशेखर छोटा है, लेकिन छोटा नहीं रहेगा, हमेशा आपके आशीर्वाद से बड़ा होता जाएगा। और जैसे जैसे बड़ा होगा, मैं लिख के देता हूं, आपके आंखों के आने वाले आंसू भी सूख जाएंगे। मेरी बात को याद रखना। ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि पूरी दुनिया याद रखेगी मेरे नाम के साथ है चंद्रशेखर आजाद। और आपको इस गरीबी, बेबसी, लाचारी से आजाद करा के दिखाऊंगा। और मेरे साथ जो मेरे भाई है, कंधे से कंधा मिला चल रहे हैं, भूखे पैसे रह के भी इस आंदोलन सीखते हैं, मैं उन सब भाइयों का धन्यवाद दूंगा कि उनकी वजह से आज हम लोग बहुत तेजी से गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं। लेकिन आपसे भी अपील है, आपके पास फोन है, इस गांव से बहुत सारी हमारी बहनें दूसरे गांव में शादी हुई होंगी, बहुत सारी बहनें शादियों के इस गांव में आई होंगी, बहुत सारी हमारी बुआ, हमारी ताई, चाची और तमाम रिश्तेदार, मौसा, मौसी आपके आसपास रहते होंगे। अगर सच में आप प्यार करते हो तो फिर अपने फोन उठाओ, उनको फोन करो। जैसे मैं कल वहां था शेरकोट, तो वो कह रही भाई जान भी दे दूंगी, जान दे। तो मैंने कहा ठीक है, जान तो दे दोगी, अब बताओ कि बेटी की शादी होगी? बोली हाँ। मैंने कहा कि नजीबाबाद के पास। तो मैंने कहा उसको फोन किया अभी तक? जान तो देने कह रही हूँ, जान देने थोड़ा मैं जीतूंगा। तो मैंने कहा उसको फोन किया, उसके ससुर को, उसके जेठ को, उसके देवर को, उसकी ननद को, कि इस बार हमारे बेटे को वोट देना, हमारे भाई को ताकत देना? फोन किया? तो ना, मैंने तो नहीं किया। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया काम किया, नहीं किया। तो मैंने कहा फिर मुझे दुश्मन की क्या जरूरत है? तो मेरे लोग में दुश्मनी काम कर रहे हैं। तो मैं आपको भी कह रहा हूँ, हर आदमी की 8-8, 10-10 रिश्तेदारियां हैं। देखो, किसी के यहाँ दुख हो जाता है, मरण हो जाता है, हमारे लोग भागे भागे जाते हैं। किसी के यहाँ सुख हो जाता है, शादी ब्याह, भागे भागे जाते हैं। लेकिन जब अपनी ताकत बनाने की बारी आती है तो दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं कि भाई ये तो अपने आप बना लेगा। भाई अकेला चंद्रशेखर कहाँ चला जाएगा? हवाई जहाज है मेरे को, हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ा वहां पहुंच गया। भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ, फिर किसी तरह दौड़ भाग कर रहा हूँ अपने साथियों के सहयोग से, पैसे ले लेके चंदा। लेकिन आप भी तो कुछ काम करो। आप बताओ कौन कौन रिश्तेदार फोन करेगा आज? बताओ जल्दी, हाथ रहा बताओ ईमानदार से, वही उठाना जो करेगा फोन। और ये मेरी जो बहनें खड़ी हैं, इनकी बहुत सारी सहेलियां होंगी, है नहीं? अलग अलग जातियों धर्मों की, उनको भी कहना कि हमारे भाई को वोट देके इस बार ताकत देना। और हमारा भाई, और वादा कर लेना कि जब चंद्रशेखर यहाँ अपने पैरों पे खड़ा होगा तो बहनों को घर से बुला बुला के नौकरी देगा। नौकरी रोजगार याद रखना, किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए नहीं छोड़ूंगा कि हाथ फैलाना पड़े। पढ़ी लिखी बहनों को रोजगार दूंगा और माओ को भी घर तक कुटीर उद्योग लगा के रोजगार दूंगा। आप चिंता मत करो। आजादी की जिंदगी कैसी होती है उसका एहसास कराऊंगा। लेकिन अभी तो कमजोर हूँ, ज्यादा दिन नहीं रहूंगा कमजोर, ठीक है? तो मैं धन्यवाद दूंगा इस गांव के जो जिम्मेदार लोग हैं। बैठा था तो वहीं से देख देख के उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही थी कि आगे हमारा शेर है। अब हम जाके इसको देखेंगे। वहीं से वो अपने दिल में ये कर रही थी कि चलो आज तो हमारा भाई चल के आ गया। लेकिन क्या करूं, दुख तो समाज में हर जगह है। अगर मैं यहाँ चुनाव में यहाँ हूँ तो आपको क्या लगता है जिस दिन चुनाव खत्म होगा क्या मैं पढ़ के सो जाऊंगा? जहाँ किसी को मेरी जरूरत होगी मैं बिना बुलाए चला जाऊंगा। मैं वो थोड़ा ही हूँ जो किसी रुपए पैसे के लिए काम कर रहा है। ऐसा होता तो मेरे पे बहुत ऑफर थे, फिर मैं गोलियां क्यों खाता, फिर मैं जेलें क्यों काटता? अगर मेरे पे जो मुकदमे एक भी अपना नहीं है मेरा, सब समाज की लड़ाई लड़ते में, तो मैं तो लड़ रहा हूँ। मगर मुझे ताकत तो आप ही लोग दोगे, दूसरा थोड़े देगा, दुश्मन थोड़े देगा ताकत मुझे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।